नमस्कार दोस्तों। पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2019 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी 19 और 20 की। तो उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 53 पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 54वां पार्ट देखेंगे। 54वां पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो आज का प्रश्न है दोस्तों, वो पेपर फर्स्ट का है। प्रश्न संख्या 107 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। जो आज का प्रश्न है उसको लिखने से पहले जैसे जो ग्रामर की गलतियां होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में अगर एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, महान विचारकों की लाइन, ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो आपका उत्तर अच्छा हो जाता है। तथ्यों का समावेश करिए, डायग्राम का भी प्रयोग करिए जहाँ भी रेलेवेंट हो, और जो शब्दों का चयन है वो बहुत अच्छा करिए, ठीक है। तो चलिए आज का जो प्रश्न है उसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को देखते हैं। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, ठीक है, विवेचना कीजिए। तो देखिए, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है, वहाँ पर मशीनों का उद्भव होता है। जो सारे कार्य हैं, जो कार्य हैं, वो पहले मनुष्य के द्वारा करवाए जाते थे, फिर उसके बाद में मनुष्यों का स्थान मशीनों ने ले लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, समाज पर भी पड़ा। अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है तो वहाँ पर उस समय इंग्लैंड में क्या हुआ कि मशीन निर्मित वस्तुएं बनने लगी, ठीक है। अब मशीनों के द्वारा वस्तुएं और उत्पाद तैयार होने लगे, तो उससे क्या हुआ कि भारत एक कच्चे माल का निर्यातक देश के रूप में बन गया। और जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन आयातक देश के रूप गया। अब जो बना हुआ माल था वो लौट कर भारत में ही आने लगा। तो यह नीति जो है, भारत का जो औद्योगिकीकरण था उसको विऔद्योगिकीकरण में परिवर्तित किया ब्रिटेन ने हर तरीके से, ठीक है। और क्या चीज़ें घटित हुई कि जैसे भारत में उस समय हस्तशिल्प उद्योग जो था वो बहुत अच्छी स्थिति में था, तो उसको भी मतलब हतोत्साहित किया गया इंग्लैंड के द्वारा। उसको भी हतोत्साहित किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि लोग बेरोजगारी की स्थिति में आने लगे बहुत ही ज़्यादा। और एग्रीकल्चर में भी शोषणकारी नीतियाँ अपनाई गई, जिससे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें भी उस वो भी निम्नतर स्थिति में पहुंच गया, ठीक है। और इससे ओवरऑल में अगर कहा जा सकता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी पूरी की पूरी निम्न स्थिति में पहुंचने लगी। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसका पूरी तरीके से पतन हो गया। अब देखिए, जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसी के समान ही भारत में देखिए कुछ चीज़ें, जैसे रेलवे है, ये अंग्रेज़ों की आवश्यकता थी उस समय। रेलवे का विकास करना, यातायात का विकास करना, संचार व्यवस्था का विकास करना, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उन लोगों को पता था, ब्रिटिशर्स जो थे उनको पता था कि जैसे मान लीजिए जो हमारे पोर्ट हैं, पोर्ट से अगर कोई सामान हमें अंदर बेचना है या मार्केट में ले जाना है तो उसके लिए हमें हमारे यहाँ रोड्स अच्छी होनी चाहिए, रेलवे अच्छा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने रेलवे का विकास किया, ठीक है। अब कोई भी सामान देख लीजिए, कच्चा माल अगर पोर्ट तक पहुंचाना है, ठीक है, बंदरगाहों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तीव्र गति से अगर चीज़ों को पहुंचाना है, श्रमिकों को ले जाना है, सैनिकों को ले जाना है, तो ऐसी स्थिति में जो रेलवे था और जो यातायात था, संचार व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो तीनों चीज़ें जो ब्रिटेन ने यहाँ पर विकास किया जिन चीज़ों का, वो अपने परिप्रेक्ष्य में किया, भारत का विकास एक्चुअल में नहीं किया। उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को बताया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जैसे जो श्रमिक थे, वस्तुएं थीं, उनकी शीघ्र आवाजाही सुनिश्चित हो गई, ठीक है। और क्या हुआ कि जैसे जो मार्केट था, व्यापार विनिमय अधिक बढ़ने लगा। भाई कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए यह देश है, अब बाहर की वस्तुएं अगर यहाँ पे लाना है, ठीक है, तो जहाज़ों द्वारा, पानी के जहाज़ों द्वारा पोर्ट तक आ गई, पोर्ट से अगर अंदर ले जाना है तो अंदर ले जाने में क्या है कि ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि अगर आपका रेलवे अच्छा नहीं है, यातायात अच्छा नहीं है, तो जो बाजार व्यवस्था है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब अगर ये सारी चीज़ अच्छी हैं, माल आया सीधे बाजार में गया, तो वस्तु विनिमय भी अच्छा होने लगा, उनको पैसा भी अच्छा मिलने लगा, ठीक है। लेकिन घाटा यहाँ भारत के लोगों को हुआ, ठीक है, यहाँ से धन निष्कासन हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। और जो औद्योगिकीकरण की नीति थी, ठीक है, जो ब्रिटेन ने विऔद्योगिकीकरण की नीति जो
अपनाई थी, तो उसमें क्या किया कि कच्चे माल जैसे कपास है, नील है, इन सब चीज़ों का उन्होंने अधिक से अधिक मात्रा में आयात किया और बने माल का भारत में निर्यात किया। तो ये सारी चीज़ें हुई। श्रमिकों का अनेक तरीक़ों से जो शोषणकारी नीतियाँ थीं, ठीक है? लगान अधिक से अधिक वसूलना, ये सारी चीज़ें, श्रमिकों का शोषण किया गया और उसी के बीच में बहुत सारे अकाल भी आए। असंतुलन की स्थिति भी देखने को मिली कि वहीं पर भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र था, वो निम्नतर स्थिति में पहुँचता जा रहा था और जो ब्रिटेन का सारी चीज़ें थी, उद्योग धंधे थे, वो बहुत अच्छी मात्रा में फल-फूल रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जो नीति अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा अपनाई गई, ठीक है? अब कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे पूंजी अतिरेक की समस्या ब्रिटेन के सामने दिखने लगी। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि कहीं न कहीं पूंजी को लगाना जाना चाहिए। तो उसने क्या किया कि अधिक से अधिक पूंजी को निवेश किया और निवेश करने के बाद भारत में हर चीज़ों में, जैसे बैंकिंग है, बीमा है, जहाज़रानी है, हर चीज़ों का इसने उस पर इन्वेस्टमेंट किया और फिर उसी से धन का निष्कासन हुआ। अधिक से अधिक धन लाभ कमाया और लाभ वो गया सीधे-सीधे ब्रिटेन में, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें करी गई अंग्रेज़ों के द्वारा अपने फ़ायदे के लिए, ना कि भारतीयों के फ़ायदे के लिए। भू राजस्व व्यवस्था में जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई थी, तो इसके अपनाने का भी कुछ कारण था कि इन्होंने लगान को छोड़ी थी कि जैसे अब सोच कर देखिए कि अगर एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, वहाँ पर किसानों के पास पैसा नहीं था, लगान बहुत ज़्यादा वसूली जाती थी, तो रैयतवाड़ी में क्या किया गया कि लगान में छूट दी गई कि जिससे कुछ पैसा किसानों के पास भी बचा रहे, जिससे कि जो बना हुआ माल आ रहा है उसकी खपत हो सके, लोग खरीद सकें, किसान लोग खरीद सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था पर बुरी तरीके से प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए सामाजिक प्रभावों की जहाँ तक बात कर लेते हैं, तो देखिए ब्रिटेन ने विऔद्योगीकरण की नीति अपनाई। यहाँ के उद्योग धंधे, शिल्पकारी उद्योग, कृषक और कृषि, हर तरीके से यहाँ के उद्योग धंधों को बिल्कुल हतोत्साहित किया गया, ठीक है? और यहाँ पे सदियों पुरानी एक यजमानी प्रथा थी, ठीक है? तो उसको भी, उस प्रथा का भी अंत किया गया, क्योंकि कहीं न कहीं एक कहते हैं ना कि यजमान, बहुत बड़े कुलीन वर्ग के लोग जिनके पास पैसा था, सारी चीज़ें थी, अब वही चीज़ें जब किसी के पास पैसा ही नहीं बचा, सब बिल्कुल बुरी स्थिति में पहुँचते लगे, तो ऐसे में क्या है, सभी लोग समान होने लगे, तो यजमानी प्रथा का भी अंत होने लगा। और क्या चीज़ हुई कि जैसे जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके प्रभाव समाज पर, भारतीय समाज पर क्या-क्या पड़े, तो यहाँ पर देखिए गरीबी की जो अवस्था थी वो बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेने लगी, बेरोज़गारों की संख्या बढ़ने लगी और जो ऋणग्रस्तता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं जिस समय हम समाज को देखते हैं। रेलवे के विकास की जहाँ तक बात करते हैं, तो रेलवे का विकास हुआ, तो उससे क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पर तो देखिए ये अलग धर्म के हैं, अलग जाति के हैं, ये अलग समुदाय के हैं, ये अलग व्यक्ति हैं। अब ये आपस में तेज़ी से मिलने जुलने लगे रेलवे से, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई, ठीक है? एक जाति, धर्म, छुआछूत, इन सारी चीज़ों में भी कमी आई। किसके कारण? अंग्रेज़ों के कारण, ठीक है? अब देखिए कहीं न कहीं अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार किया। इसलिए किया क्योंकि अगर उनको अंग्रेज़ी कपड़े, अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार-प्रसार और अंग्रेज़ी जो सारी चीज़ें थी उनको अपनाने के लिए कहीं न कहीं उस कल्चर को डेवलप करना था, उस एजुकेशन को भारतीय लोगों को देना था, तो वही चीज़ उन्होंने अपनाई। अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वेशभूषा में भी परिवर्तन आया। वहाँ की सभ्यता, रहन-सहन जो ब्रिटेन में थी वही चीज़ अब यहाँ पर पहनी जाने लगी थी। हमारे यहाँ धोती कुर्ता का चलन था, उसको छोड़कर पैंट शर्ट में लोग पहनने लगे। तो ये एक पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भी हमारे समाज पर देखने को मिलता है। इस औद्योगिकरण जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके पश्चात में, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को लिखिए, ठीक है? शब्द सीमा का खास ख्याल रखिए और अच्छे तरीके, इसकी पीडीएफ दोस्तों पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 2020 मेंस के लिए। तो जो लोग भी 1900 मेंस 20 का मेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों,
करंट अफेयर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 108 है। 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। अब देखिए प्रश्न क्या है उसको देखिए। तो प्रश्न को लिखने से पहले जैसे कुछ सावधानियों को ध्यान रखना है कि ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। ग्रामर की गलतियां दोस्तों अक्षम्य होती हैं। जो अच्छे कीवर्ड हैं, जो अच्छे शब्द हैं, उनको अंडरलाइन भी करिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में अगर एक एक कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर अच्छा हो जाता है। तथ्यों का समावेश करिए, डाटा डायग्राम का अच्छे से समावेश करिए। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो शब्दों का चयन है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए आज का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। फॉरेस्ट प्लस 2.0 क्या है? इसकी प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। देखिए फॉरेस्ट प्लस 2.0 जो है यह 5 वर्षीय प्रोग्राम है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और भारत का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, तो इन दोनों का साथ में मिलकर यह 5 वर्षीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य यह होता है कि जो पारितंत्र है, हमारा पारिस्थितिक पारितंत्र है, उसका प्रबंधन करना, उसकी जो पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं हैं उसका दोहन करने हेतु कौन कौन से उपकरण, कौन कौन सी तकनीकियों को इजाद करना कि कौन कौन सी तकनीकियाँ, कौन कौन से उपकरण हमें बनाए जाने चाहिए, इन पर ध्यान देती है। ठीक है, तो यह कार्यक्रम इसी से संबंधित है। इसकी शुरुआत जो है 2012 में की गई थी। 2005 साल का था, 2017 में पहला फेज़ पूरा हो चुका था। अब इस समय 2018 से ध्यान रखिएगा पुनः इसको स्टार्ट किया गया है 2.0 के नाम से। इसमें क्या किया जाता है? इसमें यह किया जाता है कि जैसे वन प्रबंधन हेतु क्या है कि जो क्षेत्र परीक्षण है, नवीन उपकरण हैं, ठीक है, इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाए कि पारिस्थितिक तंत्र का अधिक से अधिक बचाव किया जा सके। ठीक है, उसका दोहन सही तरीके से किया जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल भी है कि जैसे रामपुर में सौर ताप प्रणालियों का विकास किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जो सारे कार्य किए जा रहे हैं भारत सरकार और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। और ये जो फॉरेस्ट प्लस 2.0 जो प्रोग्राम है ये पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र की स्टेबिलिटी पर ध्यान देता है, किस तरीके से उसका दोहन जो है वो बहुत सही तरीके से किया जाना चाहिए। अब देखिए जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां किसकी? भाई अभी तो 2.0 स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट प्लस की उपलब्धियां बतानी है। ठीक है, क्योंकि 2.0 तो अभी 18 में स्टार्ट हुआ है, 5 साल का है। तो यहाँ पर उपलब्धियाँ कुछ ऐसी हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी स्थिति बेहतर हुई है। हर तरीके से जो सौर उपकरण है और पारितंत्र को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए उसके लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। इसमें कि जैसे जो फॉरेस्ट होता है उसमें ईंधन की लकड़ी के प्रबंधन हेतु एक आई फॉरेस्ट नामक नवीन उपकरण का विकास किया गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वनों की निगरानी के लिए एक एम फॉरेस्ट मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है, जिससे कि वनों का प्रबंधन किया जा सके, उनकी निगरानी की जा सके, कितना क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, इन सारी चीज़ों की जानकारी ली जा सके। और क्या है कि जैसे उड़ीसा का एक कोरापुट जिला है, ध्यान रखिएगा, आजीविका से संबंधित जो उड़ीसा का एक कोरापुट जिला है, तो वहाँ पर लगभग 40,000 परिवारों की आय में लगभग 40% की वृद्धि देखी गई है। ये प्रक्रियाओं को अपनाने के कारण, इस प्रोग्राम को, ये जो कार्यक्रम है इसको अपनाने के कारण। और क्या चीज़ें हैं उपलब्धियों में? और क्या चीज़ें हैं कि जैसे इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। और जो पारिस्थितिक तंत्र है, पर्यावरण है, इसमें जो निजी क्षेत्र है प्लस नागरिक समाज है प्लस जो एनजीओज़ हैं, बाकी जो संगठन हैं, अन्य संगठन, उनका भी उपयोग किया जा सके, उनको भी साथ में लिया जा सके और अपने पारिस्थितिक तंत्र का बचाव किया जा सके। तो इस तरीके से ये प्रमुख उपलब्धियां हैं जो फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम था पहला वाला। दूसरे वाले की सारी चीज़ें 5 साल के बाद में पता लगी, 2018 में चली हैं, 23 में आपको पूरा डेटा मिलेगा इसका। ठीक है, तो जो भी है, जितना भी है, उसमें आप लोग अच्छे से इस चीज़ को बता सकते हैं। और 125 शब्दों में ही आपको इस प्रश्न को लिखना है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग लिखिए और अच्छे से आंसर राइटिंग करिए। पेड व्हाट्सएप ग्रुप 2019 और 20 के लिए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।